तो ये हमारी इनऑर्गेनिक की फर्स्ट वीडियो है जिसके अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर फर्स्ट है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम की बात स्टार्ट किसने की, वो थे रदरफोर्ड जो कि साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो कि एक्सप्लेन करता है कि एक एटम है कैसा। मीन्स इन्होंने कहा कि एटम के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, वो सब कंसनट्रेटेड होते हैं सेंटर की तरफ यानी सेंटर पे, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं एक वेरी हाई स्पीड के साथ। तो रदरफोर्ड का ये मॉडल था और ये इतना मतलब बेसिक ही समझना हमको इसके एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जाना क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। जो मेन पार्ट होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि सारा पॉजिटिव पार्ट है सेंटर की तरफ और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ करता है वेरी हाई स्पीड के साथ रिवॉल्व। अब ये एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके फेलियर्स क्या थे और वो फेल हुआ क्यों? सबसे बड़ा फेलियर जो था वो तो यही था कि इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कोई बात ही नहीं की। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब आपको ये चीज़ पता भी होगी लेकिन मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों। अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी फिक्स बात नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉट डॉट बनाया क्योंकि ऑर्बिट के बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो ये न्यूक्लियस हो गया क्योंकि सारा पॉजिटिव पार्ट सेंटर की तरफ कंसंट्रेटेड है। इलेक्ट्रॉन जो है ये वी है क्योंकि टेंजेंशियली वी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रॉन जो वेरी हाई स्पीड के साथ एक स्पीड मान ली वी उसके साथ रिवॉल्व करता है। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी वेक्टर हर जगह चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी यहाँ पे वेरिएशन है, वेलोसिटी का वेरिएशन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीधी सीधी बात बताऊँ तो एक्सेलरेटेड है और चार्ज भी है। तो इन दोनों बात को देखते हुए हमें जो चीज़ देखनी है कि वो ये है कि एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जो भी एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होता है, इट एमिट्स रेडिएशन। ये हमेशा एनर्जी यानी कि रेडिएशन, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। ये सिंपल सी बात, इसी बात के ऊपर हम इसका फेलियर प्रूव कर देंगे। वो कैसे कि अगर ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, यहाँ से एनर्जी जा रही है यानी कि अपने पास से डेविएट होगा, इसी एनर्जी के साथ यहाँ रिवॉल्व कर रहा था, धीरे धीरे कम होती गई तो इधर आया, फिर और कम हो इधर भी आया। अब इधर आने में एक और फोर्स इसका साथ देती है। कैसे? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पहले इधर है, न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा। इधर है तो न्यूक्लियस अपनी तरफ, क्यों? पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट तो करेगा। और इसी कारण जो ये है रिवॉल्व करते करते इस हिसाब से तो सेंटर पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाएगा तो फिर तो एटम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। ठीक, और ये सब काम लगभग 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर अंदर हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जल्दी। अब एक बार ये तो हो गया फेलियर जो कि इसके नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम जो है बोहर्स के मॉडल के बारे में जो कि इसके बाद आया और जिसने एटम के बारे में काफ़ी कुछ तो सही बताया। इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी आया था लेकिन वो शायद सिलेबस में होगा तो हम जरूर कवर करेंगे। लेकिन बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जो है हमें पढ़ना है इस चैप्टर में और वही सबसे मेन है। तो बोहर्स के सीधे सीधे मैं आपको पोस्टुलेट बताता हूँ, मैंने पहले से लिख रखे हैं ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फर्स्ट पोस्टुलेट तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स, दीज ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी शेल्स। देखो रदरफोर्ड ने तो कह दिया कि कोई भी बस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसने ये नहीं कहा कि फिक्स एनर्जी के साथ करते हैं। अगर ये बात वो कह देता या ये बात वो प्रूव कर देता तो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ऑलरेडी प्रूव थी। इसने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज करते हैं, जैसे जो इसका अगला पोस्टुलेट है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, कि वो तो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा, बेसिकली लूज ही नहीं करेगा एनर्जी जब तक वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। यानी अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है उसकी भी एनर्जी फिक्स, तो एनर्जी लूज ही क्यों करेगा जो उसको ऐसे स्पाइरल घूमते 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 डिस्ट्रॉय होना पड़े। ठीक है, अब इसलिए इसको कहा गया कि इट रिमेन्स इस पर्टिकुलर ऑर्बिट एंड दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, एनर्जी लेवल, एनर्जी शेल और ये चार नाम आप लिख सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसी लैंग्वेज जो आपको पेपर में लिखनी है। थर्ड पोस्टुलेट है कि व्हाइल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट एनी रेडिएशन। तो ये बात मैंने आपको बताई थी, यानी कि बोहर्स ने अब एक बात तो यहाँ भी देखने की, अगर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी तो रिवॉल्व कर रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भी तो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो एक्सेलरेटेड है तो यानी कुछ ना कुछ तो एनर्जी लूज करनी चाहिए उसको भी। ठीक है, चाहे फिक्स क्यों ना हो वो पाथ, ये पाथ फिक्स है मान लिया लेकिन एनर्जी तो यहाँ पे लूज करनी चाहिए। जो हमने बात अगर ऊपर है ये वाली बात कही थी तो बोहर्स ने इसका आंसर देते हुए ये कहा था कि ये जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं, एनर्जी एमिट करता है। तो ये सब बातें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम करते हैं। तो बोहर्स ने जो है कुछ कंडीशंस रिजेक्ट की थी। उन्होंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है हम कुछ कंसेप्ट इसके रिजेक्ट करें ताकि हम एटॉमिक लेवल को एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकें। तो सीधी बात उन्होंने कही कि ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और एमिट इन एनर्जी व्हेन इट मूव्स और एक्साइट टू डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑर्बिट। अब ये तीन इसके पोस्टुलेट या ये लाइन आपको आगे जाके जो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा देखेंगे उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आएगी। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट पढ़ेंगे उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये हम फोर्थ पोस्टुलेट इसको लिख लो ताकि आप अच्छी कर सकते, लेकिन मेन पोस्टुलेट देख तीन चार अपने बुक में शायद इतनी है। अब फिफ्थ जो इसका है पोस्टुलेट आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, ये पोस्टुलेट सबसे अच्छे से मतलब आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स और ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, यानी कि सीधी सी बात जिस ऑर्बिट के अंदर
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम एक इंटीग्रल मल्टीपल या होल नंबर होगा NH/2 का, तभी वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर उस ऑर्बिट के अंदर एक इंटीग्रल मल्टीपल है NH/2 का, तभी वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करेगी। ये बात उन्होंने कही, ठीक है। यानी कि अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देख लो। L इज इक्वल टू, यानी कि ये फॉर्म होनी चाहिए H/2 यानी n की जगह अगर हम 1 2 3 4 वैल्यू रखें तो, क्योंकि n हमारे पास इंटीजर है, और L इज इक्वल टू NH/2 और L होता है MVR। अगर किसी को ये नहीं पता कि L इज इक्वल टू MVR क्या होता है, मतलब कैसे आया, तो थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चलते हुए L इज इक्वल टू की एंगुलर मोमेंटम है इज इक्वल टू R क्रॉस P, R यहाँ पोजीशन वेक्टर, P मोमेंटम, R क्रॉस M इंटू V वेक्टर, जो कि P इज इक्वल टू MV होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, V थोड़ा वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो R और V के बीच का एंगल होगा थीटा। अब थीटा या 90 डिग्री कैसे होता है ये देखने की बात है कि हमको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर, अगर कोई ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ये है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ऑर्बिट शेल थोड़ी सर्कुलर है, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होगा और रेडियस ऐसी होगी न्यूक्लियस से, तो ये एंगल 90 डिग्री होगी, इसलिए साइन थीटा 91 हो गया, ठीक है, साइन 91। तो एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 ठीक है। इसी मॉडल के बेसिस पे, यानी कि जो उन्होंने कहा, तो वो कहते हैं कि ये पोस्टुलेट हमें बताता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है। बेसिकली क्या इंट्रोड्यूस करता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ये चीज़ बता, ये पोस्टुलेट बताता है। क्वांटाइजेशन का मतलब जो चीज़ हम गिन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे NH/2 H/2 या फिर ऐसे नहीं होगा कि 1.5 H/2, कुछ ऐसी वैल्यू होगी ना, तो वो ऑर्बिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब वो ऑर्बिट परमिट ही नहीं होगा, बस ये बात है। तो अब हम पढ़ेंगे सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल। इसके अंदर जो हमारा पहला सक्सेस था बोहर्स मॉडल का, वो ये था कि बोहर्स ने हमें एक्सप्लेन किया था कि एक एटम कैसे स्टेबल है, क्योंकि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एक एटम स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन थी, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन की थी। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूमता। लेकिन बोहर्स ने हमें बता दिया कि जैसे हर एक ऑर्बिट की अगर एनर्जी फिक्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में होगा तो वो भी तो एक फिक्स एनर्जी का होगा। तो इसलिए बोहर्स ने ये एक्सप्लेन कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट के अंदर, वो एक फिक्स एनर्जी कभी भी लूज़ नहीं करेगा, एक फिक्स एनर्जी के साथ ही रिवॉल्व करेगा, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एक एटम कैसे स्टेबल रहता है, क्योंकि अगर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी भी एनर्जी फिक्स होगी। जो सेकंड इसका सक्सेस था और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि बोहर्स ने हमें कंसेप्ट दिया था कि कैसे एक स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन गैसेस का, या आप कह सकते हो एटॉमिक गैसेस का। लेकिन बोहर्स की एक लिमिटेशन ये भी है कि एटॉमिक गैसेस तो बहुत होती है, लेकिन हमें सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में ही बताया था, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, और यही इसकी एक लिमिटेशन है कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोहर्स हमें नहीं बता पाया था कि उनके अंदर भी जो स्पेक्ट्रल लाइन बनती है, उनका जो स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो यही हमारी सेकंड सक्सेस थी बोहर्स इसकी, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमको एक छोटा सा बेसिक जानना होगा, जो कि होता है हमारे पास कि एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है। एक तो होता है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमारे जो इंपॉर्टेंट है बोहर्स के अकॉर्डिंग या मॉडल के अकॉर्डिंग, वो ये है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ये हम लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे। तो पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कैसे टाइप, जैसे अगर हमने पढ़ा हो कि प्रिज्म से अगर हम वाइट लाइट पास करते हैं तो हमेशा वो स्प्लिट होती है 7 डिफरेंट कलर के अंदर, लेकिन वो 7 डिफरेंट कलर्स हमने पढ़े विबग्योर, तो उसके अंदर भी हमारे पास लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ होती है। इनके बीच के अंदर जरूर ये सिर्फ 7 कलर ही नहीं आते, इनके बीच में जैसे वॉयलेट के बीच के अंदर लाइट वॉयलेट या फिर इंडिगो तक चलते चलते एकदम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। यूनी कि यहाँ जैसे ये स्पेक्ट्रल स्क्रीन देखें, इस स्क्रीन के ऊपर हमको एकदम कंटिन्यूस कलर्स दिखेंगे, कोई गैप नहीं दिखेगा, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन हमें जब हाइड्रोजन एटम, अब ये तो व्हाइट लाइट की बात होगी, अब ये मैंने इसलिए बताया था कि आप डिफरेंस समझ पाएँ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम जिसको भी हम बोलते हैं, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के बीच में। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के अंदर हमें स्क्रीन के ऊपर एकदम कंटिन्यूस लाइंस नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ गैप, या फिर कुछ गैप पर ही मिलेगी, या तो ऐसे मिलेगी जैसे कि सिर्फ यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है और बीच में गैप है, या ऐसे मिल सकती है कि कंटिन्यूस तो है लेकिन बीच में कहीं कहीं गैप है। तो ये होता है डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम, और इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम देखेंगे कि एमिशन स्पेक्ट्रम होता है कि, ये तो थोड़ा सा बेसिक था, ये बेसिक था थोड़ा, कि मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कंटिन्यूस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में होता क्या है। अब पढ़ते हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखो, हमने एक कंटेनर ले लिया जिसमें हमने एक एटॉमिक गैसेस भरती, एटॉमिक गैस बोर्स के अकॉर्डिंग समझ लो कि हमने एक हाइड्रोजन भरती, वैसे एटॉमिक गैस में हीलियम भी आती है, और हमने इसको हीट किया विद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हमने इसको हीट किया, ठीक है। तो जब ये एक्साइट हो गए तो इनमें से रेडिएशन निकली, यहाँ गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब हमने इसको प्रिज्म से पास किया तो हमें
बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन दिखी, हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेटिंग हम इसको बोलते हैं कि स्प्लिट होगी रेडिएशंस, ठीक है। तो इस स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या हुई वो इंपॉर्टेंट है कि हमें सिर्फ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स की ही, सम स्पेसिफिक आप कह सकते हो पर्टिकुलर लाइन्स ही ऑब्जर्व की गई। जैसे कंटिन्यूस के अंदर तो 4000 से लेके आप समझ लीजिए अप्रोक्स वैल्यू है 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में सारी मिली। जैसे हम अगर बात करें 4001 या 4002.2 कितनी भी लगा लो एकदम कंटिन्यूस थी, लेकिन इसके अंदर ऐसे नहीं थी। आप समझो इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे पहले 4000 पे मिली, फिर कुछ नहीं मिली ना 4001 कुछ भी नहीं, फिर आप समझ सकते हो 4500 पे मिली, ऐसे मिली। तो सम स्पेसिफिक वेवलेंथ की ही लाइन हमें मिली वहाँ। तो ये हमने ऑब्जर्व किया और ये भी ऑब्जर्व किया, और इसी को हम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें डिस्क्रीट लाइन मिल रही है तो इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम। और एक बात और ऑब्जर्व हुई कि जैसे अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ली तो हमें ये वाला, जैसे मान लो इसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम हमें ऐसा मिला, अगर हम इसकी जगह हीलियम लेते तो उसका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम अलग होता, यानी उसके स्क्रीन के ऊपर लाइंस अलग तरीके से होती। तो ये भी हुआ कि एवरी गैस हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक एमिशन स्पेक्ट्रम, यानी उनका एक स्पेसिफिक एमिशन स्पेक्ट्रम था जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रहा था, जिससे हम, अगर हमें मान लो उस कंटेनर में गैस भर के दे दे और हमें कह दे कि इसमें बताओ कौन सी गैस है, तो हम उसके स्पेक्ट्रम को देख के बता सकते थे कि वो गैस कौन सी है। तो हमें यही देखना था। तो हमें देखना है कि ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन के लिए कैसे जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया, कि एक्सप्लेनेशन फॉर एच एटम, किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन था, डिस्क्रीट या लाइन स्पेक्ट्रम का। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, तो मैंने 4 ऑर्बिट बना ली। अब बोर्स के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, -13.6 इंटू Z²/n²। एन हो गया नंबर ऑफ शेल और Z हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर, जो कि यहाँ हम 1 ही लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। वैसे हमने सबकी निकाली, E1 होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 होता है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E4 होता है वैसे ही -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने E4 आप समझ लीजिए, ये फोर्थ शेल की हमारे पास वैल्यू थी, यानी यहाँ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आ गया माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आ गया -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमने उसको एनर्जी दी और वो एक्साइट कर गया एक हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। अब एक बात इसमें ध्यान रखने की है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी हायर एनर्जी लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं रहना, मतलब वो पसंद नहीं करता कि वो एक हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर रहे। वो चाहता है कि मैं लोएस्ट से लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट के अंदर हूँ, ताकि वो वहाँ उसको, मतलब कहते हैं कि कंफर्ट रहे वो उसका वहाँ। तो इसलिए ये इस ऑर्बिट के अंदर जाए तो का एक्साइट हो जाएगा, लेकिन वो फिर से इस ऑर्बिट में आने के लिए एनर्जी लूज़ करेगा। और जब इस गैप की एनर्जी लूज, जैसे यहाँ से 13.6 से हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऐड कर लो, यही आएगा, फिर दी, वो एक्साइट कर गया, लेकिन वो वहाँ स्टेबल नहीं था इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो उसने एनर्जी रिलीज़ की। जो एनर्जी रिलीज़ की वो रेडिएशन की फॉर्म में की, और रेडिएशंस के अंदर क्या होते हैं, फोटोन। फिर आप कह सकते हो एनर्जी जो रिलीज़ हुई, एनर्जी रिलीज़ वो फोटोन की फॉर्म के अंदर हुई, या आप कह सकते हो रेडिएशन की फॉर्म के अंदर एनर्जी रिलीज़ हुई। और रेडिएशंस में हमें पता है कि एनर्जी पैकेट्स फोटोन होते हैं। फोटोन यानी कि सीधी सीधी बात कहूँ तो जब एनर्जी के उसने रिलीज़ की तो वो फोटोन के फॉर्म में की। अब बात आती है कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, तो वो एकदम सिंपल है कि उस फोटोन की एनर्जी, या हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं ई ऑफ फोटोन, वो इस एनर्जी गैप की इक्वल होगी, कि हमने 10.2 दी और उसने जितनी एनर्जी रिलीज़ की, क्योंकि ये भी तो फिक्स है ना, ये एनर्जी फिक्स है, तो इसीलिए इस एनर्जी गैप की इक्वल ही होगी, E n2 माइनस E n1, या आप इसको E2 माइनस E1 लिख सकते हो। जैसे कि सेकंड से फर्स्ट में आया, ये सेकंड था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, फर्स्ट के अंदर वो आया, तो हम ये कह सकते हैं। और हमें, अगर हमें पता हो तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो हम पढ़ते हैं 12th के अंदर भी था, वो होता है hc/λ, ये भी होता है। और ये पार्टिकल नेचर जब हमने कंसीडर करते हैं तब यही लेते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो ये भी हमने लिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, तो hc/λ इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। अब ये लैम्डा भी एक सर्टेन वैल्यू का होगा। क्यों होगा सर्टेन वैल्यू का? क्यों, हमारे पास गैप, ये चीज़ और ये चीज़ तो कांस्टेंट है, ये गैप जो होगा हमेशा फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि हमारे पास ऑर्बिट के मतलब ऑर्बिट की जो एनर्जी वो भी फिक्स है, तो यहाँ कुछ भी रख लो, E2 की वैल्यू भी स्पेसिफिक होगी, कोई इनसे अलग तो होगी नहीं, और E1 की वैल्यू भी सेम ही होगी या स्पेसिफिक होगी, तो ये भी वैल्यू स्पेसिफिक आएगी। इसीलिए कुछ ही स्पेसिफिक वेवलेंथ की, या आप कह सकते हो कुछ सर्टेन वैल्यू की वेवलेंथ ही हमें स्क्रीन के ऊपर दिख रही थी। यही इसी कारण हमें जो है एक स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था वो डिस्क्रीट मिल रहा था। अब समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि एनर्जी गैप फिक्स है, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा रेडिएशन वो भी तो एक फिक्स एनर्जी का करेगा। जैसे मान लो यहाँ 10.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी उसने रिलीज़ की, अब यूँ तो है नहीं कि 9.99 की कर देगा, क्योंकि एनर्जी गैप तो बन ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑर्बिट की हमेशा वैल्यू फिक्स होगी। अगर वो इसकी करता तो वेवलेंथ इसकी भी शो हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, इसीलिए हमें डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलता है।
और जो अब हम इसका थर्ड सक्सेस पढ़ते हैं जो कि ईजी सा ही है कि बोहर थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए। और यही इसकी लिमिटेशन भी है कि इसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही हमें जो है सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि ई ऑफ एन इज इक्वल्स टू माइनस आर एच अपॉन 1/n स्क्वायर, जहाँ पे आर एच को हम रिपर कॉन्स्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18। तो ये आर एच की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला और आर एच की वैल्यू ये है, या आप ऐसे भी एक्सप्लेन। और ये जो ई एन है या ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी nth ऑर्बिट के अंदर। तो अब हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा का फॉर्मूला यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला, ठीक है, फॉर फाइंडिंग लैम्डा ऑफ एमिटेड फोटो, ठीक है। एमिटेड फोटो मतलब जो वेवलेंथ हमें स्क्रीन पे दिख रही है वो वेवलेंथ भी तो निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग लैम्डा। इसके अच्छे से नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के अंदर, अभी तो थोड़ी गंदी राइटिंग है। फोटोन, अब इसका फॉर्मूला सिंपल सिंपल बता देता हूँ आपको। ई ओ फोटोन थोड़ा सा डेरिवेशन कर देते हैं। ई ओ फोटोन इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। अब एस सी बाई लैम्डा भी तो होता है विच इज इक्वल्स टू ई ओ फोटोन की जगह मैंने ये लिख दिया सीधा, क्योंकि ई ओ फोटोन हमारे पास एस सी बाई लैम्डा भी होता है। तो एस सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन। अब हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो या ऑर्बिट तो पता ही है, जो कि हमें फॉर्मूला दिया ही था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन हम लिख देते हैं एन टू स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले में एन वन एन टू की फॉर्म में है, तो आप यहाँ एन वन एन टू ही लिख दो, ठीक है। कन्फ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ एन हमें फॉर्मूले में दिया गया है तो वैसे। फिर हम लिख देंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन वगैरह लेके हमारे पास क्या वैल्यू आती है 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो 1/λ इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब इसको जब पूरा सोल्व कर देंगे, एच की वैल्यू जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी जूल पर सेकंड, सी की वैल्यू भी पुट कर दी 10⁻8 मीटर पर सेकंड। सब वैल्यू पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली वो होगी एक कांस्टेंट के इक्वल, वो है आर, जिसको हम राइबर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो आया आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर। अब ये n1 n2 समझो, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n1 जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन आया और n2 है जिस ऑर्बिट से आया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यही बताया था कि n2 समझ लो जिस ऑर्बिट से आया और n2 जिस ऑर्बिट से आया और n1 जिस ऑर्बिट के अंदर गया, ठीक है। तो यानी अगर n2 से n1 कोई शेल में, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल ले लूँ, थर्ड शेल से सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, वो था थर्ड ऑर्बिट के अंदर, थर्ड शेल के अंदर, तो हम वहाँ पे n2 की वैल्यू क्या रखेंगे 3 और n1 की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है। अब समझ आ गया, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात n2 ग्रेटर होगा n1 से। और इस r की वैल्यू जो राइपर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे पास जो दे रखी है वो है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि वेवलेंथ है, वेवलेंथ सेंटीमीटर में होगी इसीलिए सेंटीमीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि 1/λ। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमें दे भी रखा है अपनी बुक के अंदर, जो कि क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं जो कि हमें दिया हुआ है इसके अंदर, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के अंदर, तो वो एनर्जी गैप किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जैसे कि इधर इसके अंदर तो इसी से समझाता हूँ कि ई एफ माइनस ई आई, ठीक है। जैसे कि ये होगी फाइनल ऑर्बिट के अंदर से, जब ये होगी इनिशियल ऑर्बिट, यानी वो इससे तो जंप करेगी, इसमें आएगी, ठीक है। जैसे कि n2 से n1 में कर रही थी तो n2 माइनस n1 लिखा था, ठीक है। वैसे इसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये तो डेल्टा इज इक्वल टू एनर्जी के गैप के इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। ई एफ की वैल्यू तो होगी आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर, जो कि हमने पीछे पढ़ा था बोर्स की सक्सेस का थर्ड जो किया था हमने उसके अंदर, और इसकी वैल्यू होगी एन आई स्क्वायर, माइनस माइनस लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं पूरा सोल्व करके, वैल्यू पुट करके, हो गया आर एच अपॉन 1/n आई स्क्वायर -1/n एफ स्क्वायर। आर एच की वैल्यू होगी 2.18, जो कि राइपर कांस्टेंट ही है, जूल, लेकिन यहाँ जूल के अंदर है तो इसलिए हम ये वैल्यू आ रही है, वो मीटर सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर थी 109677 जो हमने लिखी थी, ये जूल के अंदर है। इसी फॉर्म को फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कर दिया। और वो फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, अगर ये फॉर्मूला पढ़ा हो तो वो होती है डेल्टा ई अपॉन एच, यानी इस आर एच के नीचे अगर हम एच लगाते हैं, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो आप अपॉन एच से, तो वही हो गया। और एच प्लैंक कांस्टेंट है तो डेल्टा आर अपॉन एच, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है पुट करने के बाद 3.29 10⁻15, और फॉर्मूला पूरा बना दे तो ये हो गया ये हर्ट्स। और वेव नंबर के फॉर्म में वेव नंबर होता क्या, जैसे हम ये साइन बना देते हैं, इसका होता है 1/λ, वैसे बता दूँ, और एक भी होता है ये v/c। तो इसके अंदर क्या होगा, तो वेव नंबर क्या हो गया फ्रिक्वेंसी अपॉन सी। अब आप या तो यहाँ सी से डिवाइड कर दो, ठीक है, या फिर आप यूँ समझ सकते हो कि ये बन गया आर एच अपॉन एच, तो ये तो हो गया फ्रिक्वेंसी,
और यहाँ से सी कर दो, ये तो इतना पार्ट तो फ्रिक्वेंसी के लिए किया था और सी एक्स्ट्रा आ गया। तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1.09677 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/ni² माइनस 1/nf², जो कि मीटर इनवर्स। ये तो न्यूमेरिकल पार्ट है, अगर आपको करना भी है तो हमें देखना है कि जो बोर्स ने एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हम पढ़ते हैं सीरीज लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, तो वो आपको बुक से बताता हूँ, तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये देखिए, अगर हमारे पास जैसे एनर्जी लेवल बना दिए, ये हो गया n1 के लिए, ये हो गया n=2, ये थर्ड शेली फोर्स, शेली फिफ्थ सेल और सो ऑन चलता जा रहा है। मेन देखिए, हमने फिक्स कर दिया कि n की वैल्यू 1 होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो फर्स्ट शेल के अंदर ही आएगा, चाहे वो सेकंड से जंप करके आए, चाहे वो थर्ड से जंप करके आए, फोर्थ या फिफ्थ किसी से। मान लो अगर वो सेकंड से फर्स्ट में जंप कर रहे हैं, यानी ये तो फिक्स कर दिया, जो हम उसमें पुट करते थे फॉर्मूले में n1 वो फिक्स कर दिया कि 1 है। अब n2 यानी जिससे इलेक्ट्रॉन आएगा वो हमने फिक्स नहीं किया, ठीक है, जिस ऑर्बिट से आ रहा है, किसी भी शेल से आ सकता है, सेकंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट के अंदर आया, या फिर सो ऑन इन्फिनिटी से भी फर्स्ट के अंदर आया, तो वो सारी रेंज लाइमन के अंदर आ गई, ठीक है। जो रेडिएशन आएगी या जो स्पेक्ट्रा लाइन्स हमें मिलेगी वो लाइमन सीरीज के अंदर आ गई। वैसे ही एन हमने सेकंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फिक्स कर दिया कि सेकंड शेल के अंदर ही आएगा, थर्ड से जंप करके फर्स्ट से जंप नहीं करेगा। अब फर्स्ट से जंप नहीं करेगा, थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ या इन्फिनिटी से सेकंड में, वो आएगी बाल्मर रीजन में। और ये तो होती है विजिबल रीजन में लाई करती होगी, अल्ट्रावायलेट यानी कि नॉन इनविजिबल होती है, इनविजिबल रीजन। फिर थर्ड हमने फिक्स कर दिया, ऐसे ही हो गया पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड। एक एक्स्ट्रा जान लो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लो सिक्स्थ सीरीज के अंदर, सिक्स्थ n=6 फिक्स कर दिया हमने, और कोई वहाँ से आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम बोलते हैं हम फ्लोरी, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, n=6 फिक्स कर दिया। अब 7 8 9 10 इन्फिनिटी किसी से भी आए जंप करके 6 के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं हम फेरी। और जो फंड और हम फेरी है, ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर, हाई इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई करते हैं। और मैं इसमें आपको एक और बात एक्सप्लेन कर दूँ। हम एग्जांपल लेते हैं लाइमन सीरीज का। लाइमन सीरीज में बहुत सारी वेवलेंथ की लाइन आ रही है, कैसे पता करें कि कौन सी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी? तो देखो, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, यानी कि जितना एनर्जी गैप कम या जितना एनर्जी गैप ज़्यादा उतना लैम्डा कम, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज कर लिया हमने 2 से n=2 से n=1 के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, 2 से 1 के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और एक 3 से 1 के अंदर आ रहा है, तो आप बताओ ये एनर्जी गैप कम है, ये कम है, तो इसका लैम्डा ज़्यादा होगा, यानी इससे जो रेडिएशन निकलेगी उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसकी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी इस कंपैरिजन टू दिस। तो हम इस ऐसे भी एक कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हो डी ब्रोई हाइपोथेसिस, जो कि बताता है हमें इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में, जो कि जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर भी होता है। अब इसको हम जल्दी से एक्सप्लेन करें, क्योंकि पिछला पार्ट थोड़ा लंबा था टॉपिक, इसलिए इसको जल्दी से, लेकिन आप अगर थोड़ा सा एफर्ट या खुद से भी सेल्फ रीडिंग करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं आपको चीज़ें ऊपर ऊपर से नहीं लेकिन अच्छे से बताता हूँ। देखो, हमारे पास अगर हम बात करें लाइट की, तो जो लाइट है हमारे पास, वो एक तो हमने जो देखा वो उसका वेव नेचर देखा है आज तक, लेकिन लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है। अब वेव नेचर हमने देखा है, वो वेव नेचर कैसे पता? जो भी हम लाइट के जितने भी फिनोमेनस देखते हैं, इंटरफेरेंस या हम देखते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सब हमें मिलते हैं जो हमें वेव नेचर के कारण ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपने नाम सुना हो तो, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो कि हम पढ़ते हैं, ये सब आप समझो एक्सपेरिमेंट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके अंदर पार्टिकल नेचर कैसे हमें पता लगा? क्योंकि इसके अंदर लाइट का पार्ट, फोटोन, वो सब इसके अंदर यूज़ होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही समझ लो कि इसके अंदर लाइट का जो पार्ट है फोटोन, वो यूज़ होता है, तभी जाके हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। तो जो फोटोन है वो एक पार्टिकल है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर खाने की शुरुआत हो रही है। फिर डी ब्रोए, जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नेचर के पास तो सिमेट्री होती है, तो जो लाइट, जो कि एक वेव है, अगर वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो एक मैटर, अब मैटर के अंदर भी दो टाइप के होते हैं, जो एकदम छोटे यानी इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं हाईली क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, और एक होते हैं मैक्रोस्कोपिक, जैसे कि जो हम हैं, ठीक है, यानी सबसे छोटे और सबसे बड़े। सिंपल बात बताऊँ, अब डी ब्रोई ने कहा कि नेचर के पास सिमेट्री होती है, तो जो मैटर, जो पार्टिकल है, तो वो भी तो एक वेव हो सकता है। तो इसी बात की उन्होंने थीसिस लिखी, ठीक है, और वो थीसिस के अकॉर्डिंग एवरी मैटर, एवरी मूविंग पार्टिकल, अब यहाँ पे पार्टिकल का मूव होना जरूरी है, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ अ वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो सिर्फ वो अपनी पार्टिकल नेचर शो नहीं कर रहा, वो अपना वेव नेचर भी शो करता है, एसोसिएटेड वेव विद इट, एसोसिएटेड विद इट, जो कि हमने जिसकी वेवलेंथ भी उन्होंने दी थी h/p, एच प्लैंक कांस्टेंट, p मोमेंटम उसका, h/mv, मूविंग विद वेलोसिटी v, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब जो उन्होंने, अब इस फॉर्मूले की छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं।
हमें पता है कि एक तो ई की वैल्यू हमारे पास जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है एच न्यू, और एक जो मास एनर्जी रिलेशन है आइंस्टीन का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर होता है। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। इसको पुट कर देंगे यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल के, जो कि सी अपॉन लैम्डा आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, और हमारे पास यहाँ आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। ये तो लाइट है, अगर कोई और पार्टिकल हो, ठीक है, या फिर तो हो गया एम वी, जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेसिकली, तो हम सी की जगह वी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ इस थीसिस के ऊपर कि मैटर तो हम भी है, या कोई ह्यूमन बॉडी भी एक मैटर होती है, तो उसके साथ वेव कहाँ हमेशा होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की तो आपने बता दिया। नहीं, पहले ये सब यही क्वेश्चन था इनका कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही क्यों ये चीज़ अप्लाई हुई। हम या ह्यूमन जो भी कोई भी एक इंसान है वो भी तो एक मैटर, तो उसके साथ भी तो एक वेव एसोसिएट होनी चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि एप्लीकेबल तो सबके ऊपर है, हम आप हर एक ह्यूमन के ऊपर, या कोई भी बॉल ले लो, कुछ भी ले लो मैटर, लेकिन सिग्निफिकेंट है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए। लार्जर बॉडीज़ के साथ जो वेवलेंथ, यानी जो वेव एसोसिएट होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि उसको डिटेक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है, एकदम इम्पॉसिबल। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट या जुड़ी होती है वो हम वेव लेंथ डिटेक्ट कर सकते हैं। और आगे जाके जो डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट हुआ था, और जो एक जे थॉमसन का पुत्र जॉर्ज थॉमसन ने भी वैसे इसको एक्सप्लेन कर दिया था, बाद में प्रूव कर दिया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो करता ही है। अब वेव पार्टिकल नेचर शो कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर शो कैसे करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास पार्टिकल्स की करेक्टरिस्टिक्स है, उसके पास डेफिनेट मास है, उसकी एनर्जी है, उसका मोमेंटम है, जो कि बोर्स ने बताया ही था, ठीक है, और वो चार्ज पार्टिकल भी है। किसी भी स्क्रीन, जैसे कि एक और इसमें बुक में दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रदरफोर्ड का किया था, तो उसके अंदर जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, या कोई भी स्क्रीन लगा लो, उसके ऊपर जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, ठीक है, तो वो स्ट्राइक करता तो एक स्पॉट छोड़ देता है, यानी कोई एक वेव की तरह इधर उधर नहीं फैला होता, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है, तभी वो पार्टिकल भी। और वेव नेचर कैसे है वो तो बाद में प्रूफ हो ही गया था। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल की एंडिंग की तरफ बढ़ते हुए हम इसकी कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे, जो कि ये प्रूव करती कि बोहर ने भी एटम के बारे में इतना अच्छे से कुछ ज़्यादा बताया नहीं था। क्योंकि बोहर्स का मॉडल फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, या फिर एच लाइक एटम्स के लिए, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए ये सिर्फ वैलिड था, जो कि हमने देखा भी जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किया था, ठीक है। बोहर्स मॉडल ने ही ये बताया था, तो वो किसी और एटम के लिए नहीं किया था, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ के लिए किया था। तो सबसे फर्स्ट तो इसकी लिमिटेशन यही है। सेकंड लिमिटेशन है कि इट कैन नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़, तो ये होगी जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। थर्ड लिमिटेशन ये कि इट डज नॉट टेक द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन आल्सो शोज वेव नेचर। अब हमने जितने भी इसके ये पढ़े अभी तक, बोहर की देखी हमने, स्पेक्ट्रम देखी, तो स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है किसी स्क्रीन को तब हमें वहाँ लाइन शो होती है, और हिट कब करेगा, जब वो वेव नहीं होगा, वो जब अपने पार्टिकल नेचर के अंदर होगा। यानी बेसिकली सीधी बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकल नेचर में था तब तक बोहर्स का मॉडल उन्होंने ये मान के लिखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर होता है, उन्होंने वेव नेचर को कंसीडर नहीं किया था और उसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने डी ब्रोई हाइपोथेसिस का थोड़ा सा उल्लंघन किया है। फोर्थ ये है कि इट आल्सो वॉयलेट्स हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बोहर्स ने हमें पहले ही बता दिया था कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे मैंने रेडियस को लिखा क्योंकि पोजीशन कैसे पता लगेगी, न्यूक्लियस से अगर रेडियस की वैल्यू तो फिक्स होगी क्योंकि एनर्जी भी फिक्स है, ठीक है। तो अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ आती है तो मतलब फिक्स वैल्यू आती है, वो हमें पता होती है कि इतनी वैल्यू आएगी तो वो सेकंड ऑर्बिट में होगा, इतनी आएगी तो फर्स्ट में होगा। तो रेडियस हमें पता, पोजीशन भी पता लग गई, और मोमेंटम का तो एम वी, एम मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, वी हमें पता है क्योंकि वी का भी फॉर्मूला हमारे पास है। ये हम अगली वीडियो में कवर कर देंगे, जो भी हमने अगर ये फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि रेडियस और वेलोसिटी का ही फॉर्मूला हमें जो है थोड़ा मैथमेटिकली प्रूव करना कि कैसे आया। तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी थोड़ा उन्होंने वॉयलेट कर दिया। और हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है कि इनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ नहीं बता सकते और करेक्ट नहीं बता सकते। तो बेसिकली अभी तो आप इतना ही देख लीजिए, आगे टॉपिक है इसका हम जब कवर करेंगे अच्छे से। फिफ्थ है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप कह सकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस चीज़ को समझो कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में कैसे कह रहा हूँ कि जब बोहर्स ऑब्जर्व किया कि व्हेन एन एटम एमिटिंग रेडिएशन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ईच स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट्स इनटू मोर नंबर ऑफ लाइन्स। तो ये इफेक्ट था। अगर ये इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है तो उसको जीमान इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है तो उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। बस ये था बेसिकली लिमिटेशंस। आगे अगर इसको अच्छे से प्रूव करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी आता है वो शायद हम पढ़ेंगे। सो बहुत